करना। जी तो सारी ऐसी, क्योंकि देखो गलती तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सिस्टम की इतनी चूक होना, 22 लाख लोगों का सीधा भविष्य दाव पे लग जाना। अब जो 1 लाख लोग जाने वाले थे, शायद हो सकता है वो 1 लाख, जाना तो 1 लाख ही है, हाँ। गए 21 लाखों ने वापस बैक जाना है या डबल करना है। तो इसमें अब जो अभी जो हादसा हो गया, हम हादसा ही कहेंगे, उसमें देखिए एक सिस्टम दोषी है, परीक्षा सिस्टम जो वापस हुआ। दूसरा, थोड़ा बहुत पेरेंट को भी मैं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा रखी। तीसरा, वो लड़की भी जिसको मालूम है कि अंतिम चांस नहीं है और भी जिंदगी बड़ी, उसने एक कदम उठाया। प्लस समाज, किसको कितना कितना दोष देते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो सारा सिस्टम में है। जी जी। हमारे भारत में एक पद्धति है कि कोई भी जब गलत चीज होती है तो हम लोग पॉलिटिशियंस पे या राज्यकर्ताओं पे दोष देते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिशियंस भी वही चीजें देते हैं जो जनता चाहती है। तो उसके चलते तो निश्चित ही सिस्टम का एक बहुत बड़ा दोष है। मेरे पर्सनली इस बारे में हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे एसोसिएशंस है, उस पर इस बारे में बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। उसमें भी सबने यही सोचा है कि 1 लाख सीट्स के लिए 22 लाख बच्चों की एक साथ एग्जाम लेना, ये कहीं तो भी, जिस तरह से हम लोग दूसरी भी जेईई की एग्जाम देखते हैं, वहां पर पहले प्रीलिम्स एग्जाम होती है, यूपीएससी की भी पहले प्रीलिम्स होती है, उसके बाद में मेंस एग्जाम होती है। तो मल्टीपल स्टेज की अगर ये एग्जाम हो जाए तो शायद उसमें कुछ उसमें का एग्जाम का बर्डन कम हो जाएगा, वो एक थोड़ा सा हो सकता है इस मामले में। दूसरी एक चीज आप ये सजय सरकार को साथ में जो सिस्टम में चूक हुई उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यस, तो उसको एक सिस्टम को कहीं तो भी सुधारा जाना चाहिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि समाज को भी ये एक बातें दिखती है, कई बार हम लोग देखते हैं कि केवल डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या यही एक प्रोफेशन नहीं है, समाज के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस है। जो मेहनत करते हैं वो निश्चित ही अपना वजूद एस्टैब्लिश करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो कोई एक एग्जाम ही सब कुछ है, ये सोच के नहीं चलता। चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज में भी अटैच हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि एज ए टीचर्स हमारा अभी बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन और एडवांस कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन लिया जाता है। जो आज से 20 साल पहले मेडिकल एजुकेशन होता था, उसमें भी काफी चेंजेस किए गए हैं। और अभी उसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट, केवल एक एग्जाम के बेसिस पे कोई बच्चा असेस नहीं किया जाता, उसका कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर, हर पोस्ट के बाद में उसका असेसमेंट होता है, हर सेमेस्टर के बाद में उसका असेसमेंट होता है, और ये सब भी कंसिडर करके उसका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो इस तरह का कहीं तो भी इस एग्जाम के लिए भी अगर 2 स्टेज की एग्जाम हो जाए, और अगर पहले इसमें से कुछ बच्चे फिल्टर होके एक 5 लाख भी बच्चे आ जाए 1 लाख की सीट्स के लिए, और अल्टीमेटली आखिरकार केवल फर्क इतना ही पड़ता है कि आपको कॉलेज दूसरा मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई 650-700 रैंक वाला बच्चे को एकदम 200 मार्क मिल गए, ऐसा नहीं होगा। उस पर्टिकुलर पीरियड में जो कोई थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो उसके लिए ये एक एग्जाम में किया जा सकता है। दूसरा, पेरेंट्स के लिए मैं कहूंगा, पेरेंट्स ने जरूर अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फेल्योर कभी भी आ सकता है, और कोई एक एग्जाम एंड एंड नहीं है। हमने कई बच्चे देखे हैं जिन्होंने किसी एग्जाम में, किसी साल में नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस न मिलने के बावजूद अगले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जो उनको एक्सपेक्टेड था उस कॉलेज में एडमिशंस पाया है। तो ये भी निश्चित किया जा सकता है, तो मेंटली स्ट्रांग किया जाना चाहिए। और एक महत्व की बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, पेरेंट्स शुड बी विजिलेंट। उन्होंने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हम लोग उसके लिए IMA और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स लेते हैं, जहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि वो लोग किस तरह से सटल साइंस, यानी कुछ हिडन साइंस, कुछ हिडन लक्षण दिखते हैं जो जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चे एक्स्ट्रा स्ट्रेस में हैं। इस स्टेज पर अगर उनको बच्चों के डॉक्टर के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अगर उनकी प्रोफेशनल राय ली जाए और उनकी मदद ली जाए, तो निश्चित ही हम इस तरह की दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। और लड़की का कितना दोष जिसने ये किया? किसी भी बच्चे को दोष देना सही बात तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे चाहते अच्छा ही है। फिर भी मैं बच्चों को बार बार ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये नेचुरल रूल है, जो डार्विन का सिद्धांत रहा हुआ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको फिट बनना है। आप अगर फिट नहीं हो तो कई ऐसे हालात, कई ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। मेंटली फिजिकली सभी तरह से मेंटली फिजिकली फिट बनना ही है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी एक्सरसाइज, अपना प्रॉपर डाइट, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। ना केवल फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस, और उसके लिए अलग अलग चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, और उसके साथ साथ फेलियर को भी फेस करने की तैयारी खुद में रखना, ये मैं सभी बच्चों से चाहूंगा। जैसे आपने भी एक बात बताई कि कोई भी बच्चा ऐसी हरकत करता उसके कुछ सिम्टम्स पहले से दिखने लग जाते थे। जी, ऐसे क्या सिम्टम्स आप अपने बच्चों में क्या देखते हो, और पेरेंट्स ने कैसे उसके लिए अवेयर होना? क्योंकि बोलता नहीं, अचानक कोई निर्णय ले लेता, लेकिन कहीं तो भी उसकी कुछ हरकतें। जी, इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ, और ज्यादा ध्यान किसने देना चाहिए, स्पेशल माँ ने या बाप ने?
घर में रहने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन जो हम इंडियन सिनेरियो देखते हैं, हम यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो घर में जो मदर रहती है, जी ऐसा कहते हैं कि मदर बच्चे की हाँ में भी ना है तो समझ जाती है, ना में भी अगर हाँ है तो माँ समझ जाती है। तो माँ निश्चित ही इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो मेरे ख्याल से घर के हर किसी ने ये सटल साइंस, जैसे कि इसके लिए जरूरी होता है कि कुछ बातें जो अपने कल्चर में बताई गई है, अगर रोज का एक भोजन फैमिली का साथ में होता है, जी तो उस बच्चे के टेबल पर के उसके हाव भाव, जी उसका खाना खाने जा का रहा है हाँ, कि नहीं खा रहा है, अच्छा वो कहीं खोया हुआ है क्या, एक पढ़ाई में खोना कोई सोचना अलग बात, और किसी डिप्रेशन में जाना ये अलग बात। कोई बच्चा एकदम से किसी से बात करना छोड़ दे, कई जगह पे घरों में हम लोग देखते हैं कि एक आइसोलेटेड रूम या ऊपर के फ्लोर पे बच्चे को रूम कर दिया जाता है, पढ़ाई के वहां पे लिए खाली पढ़ाई के लिए प्लेट पहुंचा दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये इतना हैवॉक, इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। खाना साथ में नीचे सब खाना साथ में खाना चाहिए, निश्चित ही साथ में रोज डेली 5-10 मिनट आपकी चर्चा बच्चों के साथ होनी चाहिए। उस वक्त बच्चा अगर कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम से हर चीज बताने वाला बच्चा बच्चा क्लास में जाता है तो क्लास में क्या किस्से हुए, क्या बातें हुई, क्या पढ़ाई हुई, इस तरह की 5-10 मिनट की चर्चा उस बच्चे को हमारे साथ में हमारी फैमिली है ये एहसास भी दिलाती है। बच्चे को हमेशा ये समझना जरूरी है कि चाहे वो सक्सेस हो या वो फेलियर हो, माँ बाप उस सबका जिम्मेदार वो अलग नहीं है और उसकी फैमिली उसके साथ ये चीज बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। जरूरी। डॉक्टर साहब ने सारी चीजें अपने अनुभव बताया, साथ में अपने बच्चे के बेनू बताया किस प्रकार सारा दोष सिस्टम को देना कितना उचित, इस पे चर्चा चल रही थी। कोई एक दोषी नहीं होता, क्योंकि यदि एक सिस्टम दोषी होती तो 22 लाख लोग ये स्टेप उठाना चाहिए था, सिर्फ मात्र एक ने उठाया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी परेशानी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी रहती, सबका सोचने का ढंग अलग रहता है, लेकिन हर प्रकार से किसी ने कहीं न जाके नुकसान तो आखिर उस परिवार का हुआ ही है, यह भुलाया नहीं जा सकता। कारण जो भी है, सामने सीधा नीट के एग्जाम रिपीट होना, कहीं तो भी ज्यादा से ज्यादा दोष इसमें सरकार का ही जाता, उस सिस्टम का जाता जिस सिस्टम में ये एग्जाम हो रही। सिस्टम के बारे में भी क्यों ऐसे एग्जाम में एक साथ 22 लाख लोग लेते, इसको भी हम पार्ट पार्ट में फिल्टर करके वहां तक ला सकते हैं। पहली एग्जाम, दूसरी एग्जाम, तीसरी एग्जाम में जाके नीट के यदि एग्जाम लेते हो, शायद वहां से फिल्टर होकर 22 लाख में से 5 लाख लोग आएंगे। वो 5 लाख लोगों की एग्जाम ज्यादा अच्छी तरीके से और सही ढंग से, 22 लाख लोगों पे नियंत्रण में रखना पेपर का, आगे भी पेपर नहीं फूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जितने ज्यादा हाथ में काम जाएगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे, जितनी इस जगह कम रहेगी वो चांसेस फूटने के कम होते। ये बहुत सामान्य चीज, 1 से 2 चीज में गई तो उसके फूटने के आरोप नहीं। ठीक है, आपने आरोपी पकड़ लिए, उनको सजा दे देंगे, लेकिन जो 22 लाख लोगों को रिपीट देना 1.5 महीना, जिनके पेरेंट्स का वापस गया, इसकी कहीं पे भी मात्र फीस माफ करने देने से कीमत नहीं चुकाई जा सकती। सरकार ने निश्चित रूप से कड़े कदम उठाना है, पेरेंट्स ने ध्यान देना है, साथ में बच्चों ने भी। सर ने जो भी बताया कि किस प्रकार से रहता है, और कोई भी चीज अंतिम नहीं रहती। मैट्रिक में भी लोग फेल होते, कोई अंतिम नहीं रहती हर जगह। और सबसे बड़ा आज की जो पीढ़ी है, इनको फेलियर्स का अनुभव नहीं है, अभाव का अनुभव नहीं है। अभाव थोड़ा बहुत होना चाहिए, चीज आसानी से नहीं मिलती तो क्या उसके लिए कष्ट करना पड़ता है, और कष्ट करते करते कई बार हम उस चीज में फेल हो जाते हैं। हम साइकिल सीखते हैं, पहली बार में नहीं होता, पहली बार चलाते गिर जाते, फिर चल जाते, फिर गिर जाते, कई बार घुटने फूट जाते, कई बार पैर ये हो जाता है, लेकिन हम फिर भी चलाते चलाते सीख जाते। साइकिल एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने, क्योंकि पहली बार में कोई सफल नहीं होता, प्रैक्टिस करते करते सफल होगा। ठीक है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, आपको कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी 1 लाख लोगों में नंबर नहीं लग सकता, तो यह एग्जाम आपकी आखिरी नहीं है। कोई भी चीज कभी भी आखिरी नहीं रहती, हर चीज को वापस चांस मिलता है। ये बात हर माँ बाप ने और हर बच्चों ने ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर संदीप नानखेड़े, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी चर्चा में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। ओके, सब